नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज फिर से एक बार अपने ही चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, निरंतर अपने युद्ध की तैयारी के लिए लगे होंगे। जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए खुद को तैयार कर रहे होंगे। उस तैयारी में एक छोटी सी पहल है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ। ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम आप 2024 में देने की तैयारी में हैं वहाँ पर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस की प्रकृति रहती है एग्ज़ाम में, और देखेंगे कि किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी ये वीडियो सुबह 6 बजे मंडे टू सैटरडे आया करेंगी। संडे को आप इसका रिवीजन कर लें, क्योंकि हर एक प्रश्न के आंसर में आपको एक और प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या है प्रश्न, कैसे उसको समझना है। अभी फ़िलहाल प्रश्नों को इस तरह से रखा गया है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, और अगर थोड़ा भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत लगेगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेनेशन के साथ देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, पहला वीडियो है, इसको समझते हैं, फिर देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है आपकी और क्या क्वेरीज है, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। कहता है कि 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम यानी कि जो प्रगति मैदान में है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। तो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों में करंट अफेयर्स बेस्ड आपसे चीज़ें पूछी गई हैं। पूछ रहे हैं कि जो ये कथन दिए गए हैं, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि ये जो कथन है वो सही है। यहाँ पर अगर आपकी नज़र हट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या पूछा गया है, सही है या गलत है, इस पूरे कथन को पढ़ने के बाद इस पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि गलती यहाँ पर ज़्यादातर हो जाती है। ठीक है, आप कह रहे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी नहीं है। आप देखिए, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, अगर रेगुलर कनेक्टेड रहे हैं तो आपको पता होगा जो G20 का भी आपने देखा था कि इसका उद्देश्य क्या था। जो हमारा ये हुआ था, तो भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, और 2023 यानी कि इसी साल अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया है। G20 के दौरान आपने ये देखा था। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और उनके हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों से पता लगाने के लिए एक ये नेटवर्किंग और व्यापार मंच जो है ये बनाया गया था, जिसके अंतर्गत ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, इस आयोजन का जो भागीदार देश है वो नीदरलैंड था। फोकस देश हमारा जापान था इसमें, और इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण की बात कर रहा है। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या है, मिल इंड करके है, मिल इंड। ठीक है, और नरेंद्र मोदी यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका आयोजन किया था, और इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया था, और इस क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है, क्या कहा गया है, करंट से संबंधित कैसे चीज़ों को समझे। तो क्या कह रहा है, देखिए दोनों ही कथन करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन ए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रश्नों को समझना है, जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाऊंगी उससे भी आपका एक प्रश्न निकल कर आएगा, तो ऐसे उसे नोट डाउन भी करते रहना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपका आज का क्या कह रहा है कि 3 नवंबर 2023 में जारी क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दान दाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एकदम फैक्ट है, ऐसे फैक्ट्स पे हमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होता है, क्योंकि या तो ये सही होते हैं या ये गलत होते हैं। जैसे अजीम प्रेमजी को, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडर को, तो उसका करेक्ट आंसर किसको दिया गया है, ये शिव नाडर को दिया गया है। ठीक है, तो ये जो एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट जो दी गई है, नाम याद रखिएगा, ये नवंबर 2023 में हुई थी, और किसके द्वारा दिया गया था, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एडल गिव फाउंडेशन और हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इस सूची में देश के 119 दानदाताओं को शामिल किया गया था, और इस सूची में HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक है शिव नाडर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या है, ऑप्शन डी है।
ठीक है, तो इत्यादि चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 4 अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20, ठीक है, P20 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑब्वियसली बात है ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। याद रखना, ऑब्वियस मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में बना रहा था। ऐसे प्रश्नों में गलती की संभावनाएं बहुत शून्य होनी चाहिए, क्योंकि ये हम रोज़मर्रा में डेली इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। 13 से 14 अक्टूबर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ था, और लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें G20 देशों के अलावा क्या हुआ था, 10 अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है। इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को क्या, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है, लाइफ की बात कर रहे थे, इस पर संसदीय फोरम का आयोजन किया गया था। और मिशन लाइफ का जो शुभारंभ है वो 20 अक्टूबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा केवड़िया यानी कि गुजरात में किया था। बेसिकली यहाँ पर कहना ये है कि ये जो संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जो है संगठन घोषित किया है? तो धारा 2(1) के अंतर्गत किया है, या धारा 3(1) के अंतर्गत किया गया, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या है, ये एकदम फैक्चुअल है, तो ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें संभलना होता है। ऐसे क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हों, क्योंकि इसमें गलती की संभावना हो सकती है। तो कह रहे हैं कि किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया था। देखिए, विधि विरुद्ध जो संगठन घोषित किया गया था वो बेसिकली आपका 5 अक्टूबर 2023 को किया गया था, ठीक है। घोषितकर्ता कौन थे इसके? गृह मंत्रालय सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया गया था। घोषित किया गया था कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत इसको, ऑप्शन बी 3(1) के अंतर्गत इसको जो है घोषित किया गया था, ठीक है। इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत होंगे UAPE PA 1967, IPC 1860, आर्म्स एक्ट 1959 द्वारा रणवीर दंड संहिता, ठीक है, रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ये जो है लाया गया है। और इसके कृत्य क्या है कि इसमें भारत में अलगाव और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने पर इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर रखा गया है। और किस धारा के अंतर्गत की बात कर रहा है घोषित करने की? धारा 3(1) के अंतर्गत कर रहा है। देखिए, बहुत डिटेल में अगर कभी कभी कुछ टॉपिक होते हैं कि बहुत डीप में आप जाते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को सेम एज इट इज रट लीजिए, क्योंकि कभी कभी सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। और अगर हम PCS लेवल की बात करें, जैसे RO आ रहा है, आपका UPPSC आ रहा है, ऐसे प्रश्न वहाँ पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं वो लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर तक के प्रश्नों को यहाँ पर, यानी कि 6 मंथ से 1 ईयर तक के करंट अफेयर्स को से रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। कह रहा है कि ये स्मारक उद्यान के विषय के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। इनका निर्माण लागत राशि 100 करोड़ रुपए होगी। देखिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ। ये लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा शामिल की जाएगी, स्थापित की जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अब इसमें क्या कहते हैं आपको, देखिए सब में कई सारे फैक्ट्स दिए गए, तो इसके लिए आपको सही जानकारी होना ज़रूरी है। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। ये जो भूमि पूजन हुआ था वो हमारा 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। 2-3 चीज़ें नोट करते जाइए। भूमि पूजन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। निर्माण की जो लागत राशि थी, अगर याद रहे तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए थी लगभग, जो कि सही आंसर है, ठीक है। पहला आंसर भी आपका सही हो जाता है यानी कि A और B तो सही है।
फिर कह रहे हैं कि ये विस्तारित कितने में होगा, लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में होगा, ना कि 31। देखिए हेर फेर 31 से 31 कर दिया, तो आपका यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, सी कथन सही नहीं, यानी कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। दैट मीन्स 52 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब देखिए यही स्टेटमेंट से एक पूरा टॉपिक आपका रेडी हो गया। इस परिसर में प्रतिमा के अलावा क्या होगा, एक संग्रहालय होगा, और ये संग्रहालय क्या प्रदर्शित करेगा, रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास। रानी दुर्गावती के बारे में जान लीजिए। 16वीं शताब्दी के मध्य गोंडवाना की शासिका थी ये, और प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया है वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर, याद रहेगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। फैक्ट क्वेश्चन है, इसको अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बार क्या होता है, ऐसे प्रश्न बच्चों ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें आप और हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो कभी कभी जो चीज़ें आपको लगता है बहुत आजकल चर्चा में बनी हुई हैं इस प्रकार की चीज़ें, तो याद रखिएगा। शिलान्यास और लोकार्पण जो इसका बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो हुआ था 2 अक्टूबर 2023 को। एक पॉइंट ये हो गया। शिलान्यास और लोकार्पण की जो परियोजनाएं की लागत राशि रही है वो लगभग 19,260 करोड़ रुपए रही है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लोकार्पण किसने किया, दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। आप देखिए PMY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश, और PMY प्रधानमंत्री जो ये योजना है, PMY जो शहरी के तहत निर्मित घरों का जो है लोकार्पण किया गया है, और जिसके तहत इतनी धनराशि लागत लगी है, और शिलान्यास किया गया है जल जीवन मिशन परियोजना। और यहाँ पर आप देखेंगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का, ठीक है, इत्यादि चीज़ें यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरह के प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये शुरू का कहाँ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बहुत बार ऐसे प्रश्न बनेंगे, आपसे कह देंगे कि अब उत्तर प्रदेश ना देखें, यहाँ पर कह दिए MP में शुरू किया गया है। भाई यहाँ पर पूछ देंगे फिर अंदर की चीज़ें बोलेंगे तो वहाँ पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आपसे कह देंगे ऊपर में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जो ये हर घर सोलर अभियान जो शुरू किया गया है, पहली बात तो वो UP में किया गया है, पहली चीज़, ठीक है, UP में किया गया है। ठीक है, अब ये UP में कहाँ कह रहा है, तो इससे पहले समझिए 2 अक्टूबर 2023 को हर घर सोलर अभियान UP में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है, लखनऊ और वाराणसी में किया गया है। कहाँ किया गया है, लखनऊ और वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इस अभियान के तहत ये जो लगाया जाएगा वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, रूफटॉप संयंत्र के द्वारा ही लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्यों है, UP नीडा द्वारा और ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र यानी कि आवासीय व्यवसायी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक नया प्रयास किया गया है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में शुरू हुआ। एक ही लाइन में 3 स्टेटमेंट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर समझने से पहले हमें क्या समझना है, यहाँ पर इसके बारे में समझना है थोड़ा सा, है ना। तो ये तीसरा जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है ये आपका 17 से 19 अक्टूबर 2023 में हुआ, यानी कि करेक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैडम ये करेक्ट है, मान लीजिए आगे की लाइन गड़बड़ हो। नहीं, आपका अगर कोई भी एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट यहाँ पर एक ही लाइन में 2-3 चीज़ें अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सही गलत हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर ये सही है तो स्टेटमेंट आगे भी सही होगा, तभी ये सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट मीन्स ऊपर वाला तो करेक्ट है। मुंबई महाराष्ट्र में जो है ये हुआ था, क्या हुआ था, ये तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, और किसके द्वारा किया गया था, केंद्रीय पोत परिवहन और नौवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से यानी कि कॉन्फ्रेंस वीडियो के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। दोनों ही कथन ठीक है, यानी कि कौन सा कथन ठीक होगा, ऑप्शन सी, केवल एक और दो दोनों ही ठीक है। इस कार्यक्रम में क्या हुआ था कि भारतीय समुद्री जो नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना यानी कि ब्लूप्रिंट
अमृतकाल विभाजन 2047 का भी अनावरण किया गया है। ठीक है, इस मूल योजना के में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ये रणनीतिक पहल के रूप में इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इस पर लगभग आप देखेंगे कि 4500 करोड़ रुपए जो है से अधिक का व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। एक ऐसे आपको बता दिया ताकि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं ऊट पटांग तो आपको याद रहे। इसके अलावा क्या है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह का भी प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला भी इसके अंतर्गत रखी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से, ठीक है, इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया? माफ़ी चाहती हूँ बाहर के डिस्टर्बेंस के लिए। ऐसे कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए थे जिनका नाम तय किया गया था। ठीक है, जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा। अब चलिए यहाँ पर आप बताइएगा कि ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया था? भारतीयों की वापसी से संबंधित है, लेकिन किसके लिए शुरू किया गया था उसको बताइएगा। ठीक है, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी। अब यहाँ पर आप देखिए, अब जैसे इजराइल से जो भारतीयों की वापसी हुई थी उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। ठीक है, अजय, यानी कि आप इसको ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, जब इजराइल से भारतीय लोगों को बुला लिया गया तो एक विजय प्राप्ति कर ली, तो अजय से विजय मतलब कि समझ रहे, एक विजय प्राप्त कर ली कि भाई चलो अब इजराइल से हमारे भारतीय वापस आ गए, विजय प्राप्त कर ली इस बात पे, तो ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय जो है आपका कैसे याद रखेंगे कि क्या है ये? इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया था 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर 2023 को इसको शुरू किया गया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने ये निर्णय लिया। ऑपरेशन कावेरी क्या है? अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, ऑपरेशन गंगा आपको बताना है, ऑपरेशन कावेरी क्या है? अप्रैल 2023 में क्या हुआ था? केंद्र सरकार के द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा बता दूं क्या मैं? चलो बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, ऑपरेशन गंगा था ना, यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए फरवरी 2022 को, ये सारे आप देखेंगे 2023 की बात करें, ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था। स्पष्ट है? नेक्स्ट मूव करते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। किसका? भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं इस अवसर पर प्रयागराज के संगम के क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। अब दोनों फैक्ट्स हैं। ठीक है, इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कह रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया और इसमें दो फैक्ट्स दिए गए। पूछ रहे कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब हमें ये एक्यूरेसी पता होगा तभी हम इसका बता सकते हैं। चलिए पहले इसका फैक्ट देख लेते हैं। कब बनाया गया? 8 अक्टूबर 2023। ये जो दिवस है 8 अक्टूबर 1932 को सबसे पहले भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया गया। कब? भारतीय वायुसेना दिवस का जो ये जो दिवस मनाया जाता है पहली बार कभी तो मनाया गया होगा, तभी तो उसके उपलक्ष्य में हर बार 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना की 5 ऑपरेशनल कमानें हैं, लिख सकते हैं आप, जैसे कि पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में है, मध्य वायु कमान आपका प्रयागराज में है, पूर्व वायु कमान आपका शिलोंग में है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान आपका जोधपुर में है और दक्षिण वायु कमान आपका तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, इस अवसर पर क्या हुआ था? यूपी के प्रयागराज में स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया था, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान वमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के मध्य ध्वज का अनावरण भी किया था। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि मैडम ये सब कुछ आप लिख के दीजिए, तो हर चीज़ लिखना तो देखिए संभव नहीं है। तो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको लिखने की कोशिश करिए, 1-2 पॉइंट होगा तो मैं उसको डलवाऊंगी। बाकी इसको इस तरह से समझिए, वरना लिखी हुई चीज़ें सिर्फ लिखी रह जाती हैं, उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? अच्छा, ये तो बताना ही भूल गई मैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों कथन आपके करेक्ट है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से दोनों कथन ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन से तथ्य सही
नहीं है। ठीक है, फर्स्ट अपना कथन क्या है, प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। पहला कथन, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। दूसरा कथन, जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़िचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तीसरा कथन, चौथा कथन है, मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जोधपुर यानी कि राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई योजनाओं के विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, कौन सा ऐसा तथ्य है जो इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसको समझने से पहले समझिए ये जो परियोजना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 2023 को हुई थी। चलो भाई ठीक है, परियोजना की लागत राशि भी जान लीजिए। चलिए, लागत राशि की लगभग इसकी 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, परियोजनाएं संबंधित है किससे, सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र से। आधारशिला रखी गई जो परियोजनाएं हैं वो जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तरों के वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ठीक है, ये परियोजनाओं के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या कह रहे हैं, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट नहीं है कि रुड़िचा एक्सप्रेस को हरी झंडी यहाँ पर नहीं दिखाई, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित किया गया IIT जोधपुर परिसर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य है। 145 किलोमीटर लंबी डेगाना राय का बाग रेल लाइन बिछाई गई है। 58 मीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया गया, हरी झंडी दिखाई गई है। जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़िचा एक्सप्रेस के लिए। ठीक है, जबकि जोधपुर से दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेन कह रहा था, देखिए कितना कितना हेर फेर कर दिया, एक ही शब्द ने पूरा तथ्य बदल दिया, कथन बदल दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं है, क्योंकि जोधपुर से दिल्ली जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़िचा एक्सप्रेस को हरी झंडी नहीं दिखाई गई, बल्कि जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़िचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। स्पष्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या कहता है, यहाँ पर अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि भारत को ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर ठीक है, किसकी बात कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत ड्रोन शक्ति जो है 2000 नहीं माफ़ी चाहती हूँ, इसके बाद प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, इसको जानने से पहले हमें इंडिया एजिंग, मतलब एजिंग की बात समझ रहे हैं, यहाँ पर एजिंग की बात करें, तभी तो यहाँ पर ऐसे बोला कि इतने लोग उम्र दराज हैं, इतने वो हैं। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जो जारी की गई है, कब की गई है, 27 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से। इसकी प्रमुख कुछ बातें हैं बच्चों, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये रिपोर्ट जो है भारत में जो ओल्ड एज व्यक्ति है ना, उनकी जीवन स्थिति और कल्याण की जो गहन समीक्षा करता है। ठीक है, ये भारत में देखेंगे आप कि भारत में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे वर्ष 2017-18 भारत सरकार की जो जनगणना है, भारत सरकार के द्वारा जनसंख्या अनुमान और जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 से उपलब्ध नवीनतम डेटा पर आधारित है। अगर याद रहे तो ठीक है, वरना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। विश्व स्तर पर क्या है कि वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं और ये विश्व की लगभग कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% सिर्फ भारत का है। अगले 3 दशकों में क्या होगा कि विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2.1 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22% होगी और भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, 10.5% है। ठीक है, डाटा याद रहे तो ठीक है, वरना मेन पॉइंट यही जो आपको समझाया है।
बेसिकली इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है, यानी कि जो फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए वो पूरी तरह से सही है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी यहाँ पर समझाने का अच्छे से प्रयास किया है। चलिए, भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं, तो पहला कथन यहाँ पर क्या दिया गया है, 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। 2 फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। इस दौरान पहला C295, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इस दौरान पहला C295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से, ये नाम है, ठीक है, भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। कथन 1 सही है, 2 सही है, केवल दोनों सही है या 1 और 2 सही है? तो यहाँ पर पहले हमें समझना है कि ये जो 25 से 26 सितंबर 2023 को ये संपन्न हुआ था आयोजन, वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पहला कथन तो सीधे सीधे निकल जाता है। यहाँ पर देखिए ये सही है, लेकिन ये फैक्ट गलत है, तो क्या ये प्रश्न का ये कथन सही हो जाएगा? नहीं, गलत होगा, ठीक है। एक ही लाइन में कई सारे फैक्ट है, तो ऐसे में गलतियां हो जाती हैं। तो ये क्या है, वायुसेना स्टेशन हिंडन, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। किसके द्वारा लाया गया था? भारतीय वायुसेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको संयुक्त रूप से लाया गया है। उद्घाटन किसने किया था? रक्षा मंत्री किसने? राजनाथ सिंह ने। इस कार्यक्रम में क्या हुआ कि देश भर में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल किए गए थे। इस दौरान स्पेन में एयरबस कंपनी के द्वारा निर्मित पहला C295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो इससे क्या पता चला, कहाँ से लाया गया था ये? किस भारतीय वायुसेना में तो शामिल किया गया, लेकिन कहाँ से लाया गया था ये? स्पेन की एयरबस कंपनी के द्वारा निर्मित पहला C295 परिवहन विमान ऑफिशियली भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है। तो हर प्रश्न में जो प्रश्न है उसका उत्तर तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ और भी अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन एकदम से हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, आंसर बी इज करेक्ट। पूछ भी रहा था सही कौन सा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किए गए? फैक्ट पूछा गया है। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लीजिए। ये जो दूसरा चरण शुरू किया गया है, ये यहाँ से हमें पता चल गया कहाँ कहाँ शुरू किया, एक फैक्ट हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब कितने किए गए इसको हमें जानना है। तो इसकी चरण की जो शुरुआत है 25 सितंबर को हमारी हुई थी 2023 में, और शुरू किया गया था केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा, ठीक है। ये चरण संचालित होगा आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, राजस्थान में, तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। तो समझ गए आप कितने? 54 एकलव्य विद्यालयों में, मॉडल आवासीय विद्यालयों में इसको शुरू किया जाएगा। संचालित किया जाएगा अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से। दूसरे चरण के पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए जाएंगे, जैसे कि एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इत्यादि को इसमें इस तरह से दूसरे चरण में ये पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स हैं, हर फैक्ट से एक प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहीं कोई गड़बड़ लगे तुरंत पूछिए, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिए, उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि अब ये रैपिड फायर जो शुरू हो गया है ना, फटाफट से इसमें रिवीजन हो सके करंट अफेयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है। पहला कथन कहता है प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, यहाँ की बात कर रहा है। हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाई है। पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। कासरगोड और तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उससे पहले हम थोड़ा सा इसका फैक्ट और जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी ये फैक्ट जानने में क्या होता है ना कि आपको चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। चीज़ें क्या होती हैं और थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं, थोड़ा सा और एनालाइज कर पाते हैं
जैसे इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इस तरह के उल जलूल प्रश्नों के स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको, ठीक है, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या वहाँ पर जाके, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 24 सितंबर 2023 को, है ना। अब 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, चलिए फटाफट नोट करिए कहाँ कहाँ से। उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, हैदराबाद बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 9 ट्रेनें कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी 11 राज्यों जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में। ठीक है, ये बड़ा फैक्ट है, अच्छे से याद करिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाई समझाइए ज़रा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपको समझ आया कि कहाँ कहाँ पर ये जो है ट्रेनें चलाई गई हैं। तो इस हिसाब से जो भी मैंने आपको बताया, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं बिना इसका आंसर दिए मुझे? हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कह रहे हैं कौन से कथन सही नहीं है। पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, जबकि मैंने एक्सप्लेनेशन में अभी आपको क्या समझाया था, पटना हावड़ा वंदे भारत की बात कर रहा है, पटना दिल्ली की नहीं, यहाँ पर हावड़ा कलकत्ता की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रैवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। जैसे यहाँ पर एक्चुअली डेट लिखना था, मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया है। यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। इसे पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO, ठीक है, UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी से शुरू किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या फैक्ट है। देखिए, ट्रैवल फॉर लाइफ को पहले समझिए। ये वैश्विक शुभारंभ है जो 27 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। इसके शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल फॉर लाइफ की बात कर रहा है। ठीक है, अब शुभारंभ स्थल कौन सा था? भारत मंडपम नई दिल्ली था, यहाँ पर है ना। तो कह रहे हैं कि कब कैसे क्या शुरू किया गया, वो यहाँ पर दिया गया। तो कब शुरू किया गया था? ये भारत मंडपम नई दिल्ली में 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और ये विश्व पर्यटन दिवस जो है 2023 के अवसर पर इसको शुरू किया गया। क्या है ये ट्रैवल फॉर लाइफ? तो मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। ये शुरू हुआ है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की साझेदारी के साथ। पहला कथन अभी तक ठीक रहा है, दूसरा कथन भी ठीक रहा है, तीसरा कथन भी ठीक रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? कि पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के द्वारा संसाधनों का सावधानी पूर्वक और सोच समझ के साथ उपयोग करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको देखिए इस प्रश्न में जब आप ये प्रश्न बच्चों पढ़ेंगे ना, इसका हर एक स्टेटमेंट ठीक है, आप देखिएगा इससे ही 1-2 प्रश्न बन जाएंगे, है ना। तो 23 सितंबर, नेक्स्ट मूव करते हैं। 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में कौन से तथ्य सही नहीं है? यहाँ कह रहा है कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो 16 अटल आवासीय विद्यालयों की बात करें, विश्वविद्यालय नहीं, 16 अटल आवासीय विद्यालयों को लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों और निर्माण श्रमिकों और देखेंगे आप यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया है और इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। कह रहे कौन सा कथन सही यहाँ पर नहीं है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा ये दिया गया है, एक आंकड़ा ये दिया गया है, कोविड-19 के द्वारा इनको शुरू किया है। तो फैक्ट्स पे बहुत विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर हेर फेर कर देते हैं तो पूरा प्रश्न अर्थ का निरर्थक हो जाता है अगर आपका सही आंसर नहीं है। इसका आंसर हम जानेंगे, इससे पहले हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं।
जैसे कि 16 अटल आवासीय जो विद्यालयों का लोकार्पण है, ये कहाँ पर हुआ, सबसे पहले ये समझना है, उत्तर प्रदेश में हुआ, क्लियर है। निर्माण लागत राशि समझने के लिए देख सकते हैं कि 1,01,01,015 समथिंग करोड़ रुपए है। लोकार्पण इसका कब हुआ, 23 सितंबर 2023 को। कहाँ पर, यूपी में, वाराणसी में, ध्यान रखना है। ठीक है, लोकार्पणकर्ता हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं और ये शुरू किया गया विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए। यानी कि दूसरा कथन पूरी तरह से ठीक है, पहला कथन भी ठीक है। अब बचे दो कथन, अब फैक्ट्स है इसमें। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके और बच्चों के समग्र विकास में मदद की जा सके, उसके उद्देश्य के लिए इसको शुरू किया गया। इन विद्यालयों में प्रत्येक 1,000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पर 1,000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया था, ना कि 1,500, यानी कि दूसरा कथन भी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर चौथा कथन जो है वो ठीक नहीं है, कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ये सही नहीं। देखिए, छोटा सा आंकड़ा बदल दिया, पूरा क्वेश्चन का आंसर बदल गया, ध्यान रखना है, ऐसी गलतियों से बचना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को रिवाइज़ करिए, लूप पे सुनिए इनको, ताकि आपको रट जाएं फैक्ट्स आप रट ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। 49th अखिल भारतीय पुलिस, यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान, ठीक है, विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। इसका मुख्य विषय यानी कि थीम जो था, अमृतकाल में पुलिसिंग है। ठीक है, इसका थीम पे याद रखना है कहाँ हुआ, इसमें दो फैक्ट्स दिए गए हैं, सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों ही उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। 49th अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 में आयोजित हुई थी। कब, 7 से 8 अक्टूबर में, देहरादून उत्तराखंड में हुआ। किसके द्वारा हुआ था, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। थीम क्या है, अमृतकाल में पुलिसिंग इसकी थीम है। ठीक है, अब मैंने कहा कि कब शुरू किया गया, 7 से 8 अक्टूबर को शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया, देहरादून उत्तराखंड में शुरू किया गया। अब इसमें ये फैक्ट ठीक है, ये गलत है, तो क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नहीं, ये गलत होगा। दूसरा थीम जो थी इसकी वो करेक्ट है, अमृतकाल में पुलिसिंग जो थीम है वो करेक्ट है। यानी कि इस प्रश्न के डिमांड के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, याद रखना है कब से कब हुआ, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि यहाँ पर हुआ था, देहरादून में हुआ है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड की बात कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हर वीडियो में कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन लगभग अभी स्टार्टिंग में दिए जाएं, ताकि रिवीजन में आसानी हो। आप कहेंगे तो धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया जाएगा जैसे एग्जाम नियर होगा। फिलहाल सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। और ये कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ध्यान रखना है। पहला कथन है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल कर लिया है। राज्य के सभी 95,767 95,767 विलेजेस ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीने की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गांवों ने ODF प्लस गांव का दर्जा हासिल किया है। चौथा कथन है, 95,767 ODF प्लस गाँव में से 4,306 गाँव ODF प्लस आदर्श गाँव हैं। कथन पढ़ लिया, सब में भर भर कर फैक्ट्स दिया गया है। पूछ रहा है कौन सा कथन इस संदर्भ में सही नहीं है। तो पहले समझिए, यूपी द्वारा 100% ODF प्लस कवरेज हासिल करना क्या है, ये सितंबर 2023 में इसको लाया गया। ठीक है, किया गया हासिल किसके तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। राज्य के सभी 95,767 गाँव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ODF प्लस महत्वाकांक्षी गांव 81,744। ठीक है, एक नॉर्मल फैक्ट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जबकि गांव की संख्या आपको दी गई है उतनी, ठीक है, ODF प्लस आदर्श गांव 3806 हैं। अब तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था लगभग 15,649 गाँव में की जा चुकी है। राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ODF प्लस गाँव 15,088 है। इसके बाद 9 महीने की अल्प अवधि में ODF प्लस का दर्जा हासिल गाँव 80,000 से अधिक है। आप देखेंगे कि इसके अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी कथन सही नहीं है।
ठीक है, अभी हमने यहाँ पर समझा था कि देखिए कितने 95,766 गाँव ODF प्लस गाँव में इतने गाँव ODF प्लस आदर्श गाँव हैं, जबकि ये फैक्ट यहाँ पर गलत है। आदर्श गाँव यहाँ पर कितने हैं आपके, देखिए एक फैक्ट बदल दिया, 3806 है, ये तो कथन ठीक है, पर इतने आदर्श गाँव हैं, बाकी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर पूछ रहे कौन से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे। मंडे टू सैटरडे आपको सुबह 6 बजे ये वीडियो रेगुलर मिलेंगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका लॉस होगा और किसी का लॉस नहीं होगा। अपने साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को और शेयर करें ताकि सब इसका लाभ उठा सके। जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, मैगजीन्स के साथ साथ, न्यूज़पेपर के साथ साथ, करंट अफेयर्स के साथ साथ इन चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे, तो आपको पता रहेगा क्वेश्चंस की प्रकृति क्या रहती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठें तो ऐसी चीज़ों से घबराएं नहीं, उनको टैकल करने के लिए आप खुद को तैयार कर सकें। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें। आज की शुरुआत, सुबह की शुरुआत कुछ एक नए तरीके से करिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ। हैव अ गुड डे।